अच्छा यार, फायरवॉल की बात कर रहे थे तो सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फायरवॉल होती क्या है। ये जस्ट मैं एक बात करके आपको बता दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अज्यूम करें तो हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क नॉर्मली 192.168.0.0/24 के साथ 172.16-31 तक कुछ भी हो सकता है, और 0.0/16 या 10.0.0.0/8। नॉर्मली हमारे जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, जैसे मेरी कंपनी में नेटवर्क है, आपकी कंपनी में नेटवर्क होगा, हमारे घर पे नेटवर्क होता है, वो यही होता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो नेटवर्क है या ये जो एड्रेसिंग स्कीम है, जो अयाना की तरफ से मिली हुई है, इस पे इंटरनेट नहीं चलता। मतलब हम सिस्टम तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट जब हम चाहते हैं कि ये सिस्टम्स इंटरनेट को एक्सेस करें तो बेसिकली फिर इन्होंने किसी पब्लिक इंटरफेस को एक्सेस करना है। अब जब हम पब्लिक नेटवर्क की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे जो हमें पाकिस्तान में ज़्यादा 202 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, कोई एक आईपी जो कि 202 से स्टार्ट हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जाना है और एक्सेस करना है www.yahoo.com को। तो अब चूंकि मेरे पास तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर, जैसे मैं इस सिस्टम का भी आईपी चेक करूं जिस पे मैं अभी बैठा हूं और काम कर रहा हूं, लेट्स से सीएमडी टर्मिनल मेरे पास खुला तो IPAS, यहाँ पे मुझे पता चला कि 172.20.100.141 इज द आईपी। और यहाँ से मुझे जब 172 की बात हुई तो मुझे पता चला कि यार ये तो बेसिकली पब्लिक आईपी नहीं बल्कि प्राइवेट आईपी। अभी मैं यहाँ पे इसके ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, विच इज़ फायरफॉक्स हियर। जब मैं फायरफॉक्स को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि यार अगर तुमने इंटरनेट पे जाना हो तो इंटरनेट पे जाने के लिए कौन सा आईपी जिसे एक्सेस करते हो आप, तो www.google.com ये मैंने लिखा और ये इसे इंटरनेट चला दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो इसने कहा 162.12.211.70। एक्चुअली जब ये इंटरनेट पे ये कंप्यूटर जाता है तो इस जो आईपी मैंने अभी आपको बताया है जो 162 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यहाँ पे 162 भी लिख देता हूँ कि ये भी एक सीरीज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो ये आईपी मेरे पास आ गया। अब प्राइवेट से ये पब्लिक में कैसे कन्वर्ट हुआ ये हम इस बहस में नहीं पढ़ते। बहरहाल इसको कन्वर्ट करने में एक रोल क्या हो सकता था, जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो अगर अवेलेबल हुआ तो पेंट 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 लो खोलता हूँ। अगर खुल गया तो कोई एक सॉफ्टवेयर है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा है। चलें, खुलता या नहीं खुलता, मीनवाइल मैं क्या करता हूँ अपने मेन सिस्टम से MS पेंट खोल लेता हूँ और उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये जो बिल्डिंग है ये आपके प्राइवेट नेटवर्क की है और ये साथ ही बिल्डिंग है पब्लिक नेटवर्क की। आप यहाँ पे लिखते हो www.yahoo.com ओपन कर दो। अब ये जो सिस्टम है ये प्राइवेट आईपी का है और इसने खोलना है yahoo.com को।
तो यहाँ से yahoo.com की रिक्वेस्ट निकलेगी और वो चली जाएगी कहीं और, जहाँ पे अब सिस्टम में एक प्रोसेसिंग होगी। वो क्या प्रोसेस है अभी भी उसको जिक्र नहीं करते हम, वो एक डीएनएस का प्रोसेस होता है। तो जब डीएनएस से भी निकलेगी, डीएनएस कहता है कि यार मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ है, तो वो कहता है कि यार अच्छा मैं तुम्हें किसी से पूछ के बताता हूँ। तो वो रिक्वेस्ट कहीं बीच में सेंटर में एक जगह पे रुक जाती है और इसने इसे बताना होता है कि यार ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर है, इसने कहा कि यार अगर तुम्हें yahoo.com पे जाना है तो तुम्हें ये कंप्यूटर है ये बता देगा, तो तुम उसके थ्रू जा सकते हो। तो जो बीच में सेंटर में कंप्यूटर लगा हुआ है जिसने बताना है कि तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते, यहाँ पे नॉर्मली इस सिस्टम को जिस पे ये कहना है इसने है कि क्या मैं इसे जाने भी दूं या ना जाने दूं, और जाने दूं तो किस शर्त पे जाने दूं, नॉर्मली इस कंप्यूटर को हम बीच में फायरवॉल कहते हैं। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला था। फिर कोई बंदा इधर जो पब्लिक नेटवर्क के वहां से वापस इस कंप्यूटर में आना चाह रहा है, तो फिर भी उसने यहाँ से इस रास्ते से गुजर के आना है। तो आप समझ लें कि ये दो नहरें हैं आपके पास, एक इस साइड पे नहर है और एक साइड पे नहर है, या दो सड़कें हैं और बीच में नहर है, और आप नहर के अंदर से गुजर के नहीं जा सकते क्योंकि उसमें आप डूब जाओगे। तो पुल बना दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि आप यार पुल के ऊपर से गुजरते चले जाओ, लेकिन वहां पे गार्ड खड़े हुए हैं और गार्ड एक एक बंदे को चेक करते हैं उस पॉलिसी के मुताबिक जो कि आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई होती है या गार्ड्स ने बनाई होती है, कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स बंदा पास करेगा तो हम इस पुल से गुजरने देंगे, वरना नहीं गुजरने देंगे। और अगर पुल से गुजरेगा तो क्या लेके जा सकता है और क्या लेके नहीं जा सकता है। अगर कोई स्पेशल बंदा है तो उसे मैंने क्या परमिशन देनी है, और अगर नहीं है, एक आम बंदा है, तो फिर उसे क्या परमिशन देनी है। दीज आर डिसीजंस कैन बी टेकन बाई अ फायरवॉल। तो जो ब्रिज होता है या पुल हम कह लेते हैं आसान जुबान में, वो फायरवॉल का रोल होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब विंडोज में भी फायरवॉल है, लिनक्स में भी फायरवॉल है। तो लिनक्स में जो फायरवॉल है उसका नाम है नेट फिल्टर। बेसिकली ये कर्नल के अंदर एक मॉड्यूल होता है, जो हमारा सिस्टम इंस्टॉल होता है तो विद इन दैट टाइम, यानी कि कर्नल का जब भी कोई नया वर्जन आता है तो जो नेट फिल्टर का वर्जन है वो भी अपडेट हो जाता है और उसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि ये कर्नल का पार्ट है बेसिकली। अब प्रॉब्लम ये है कि इस नेट फिल्टर को कैसे एक्सेस किया जाए, इसे बात कैसे की जाए, इस पे चेंजेस कैसे करें। तो चेंजेस करने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि हम इसे डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि कर्नल की एक्सेस तो हमारे पास नहीं है। कर्नल की एक्सेस तो सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कर्नल के मॉड्यूल्स को या कर्नल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मशीन लैंग्वेज में होता है। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर किसी ज़माने में आता था विच नेम इज आईपी टेबल्स के नाम से, नॉर्मली इसे इकट्ठा भी लिखते हैं। तो आईपी टेबल्स के नाम से बहुत अरसे से एक सॉफ्टवेयर चला आ रहा था जो नेट फिल्टर फायरवॉल को मैनेज करता था। यानी कि आपने अगर नेट फिल्टर में कोई भी चेंजेस करनी है तो आप क्या करते थे, आईपी टेबल्स के थ्रू ये काम करते होते थे। टाइम गुजरता गया और जब रेड हैट 7 आया इन RHEL 7, इन्होंने कहा कि यार हम एक और इसका, अब आईपी टेबल्स को हमने खत्म कर दिया है, यानी कि आईपी टेबल्स रहेंगे अगर कोई यूज करना चाहता है। अब हम एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है फायरवॉल डी, इक्वल टू डायनामिक फायरवॉल। तो RHEL 7, यानी कि RHEL 7 जब रिलीज हुई तो उसके साथ उन्होंने
एक नया सॉफ्टवेयर, आईपी टेबल्स थे, पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक फायरवॉल डी भी एक सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब ये जो फायरवॉल डी का सॉफ्टवेयर है, ये भी नेट फिल्टर से बात करता है। तो चाहे आप आईपी टेबल्स के थ्रू काम करें, चाहे फायरवॉल डी के थ्रू काम करें, बात एक ही है। ठीक है जी। तो बेसिकली अब आपके पास 3 सॉफ्टवेयर हुए। नेट फिल्टर एक सॉफ्टवेयर है, वो रहेगा ही रहेगा, जो कि मॉड्यूल है कर्नल का। इससे बातचीत करने के लिए पहले एक सॉफ्टवेयर आईपी टेबल्स चलता था, अब वो ऑब्सलीट हो गया, खत्म हो गया, उसकी जगह ले ली फायरवॉल डी ने, जिसे डायनामिक फायरवॉल भी कहते हैं। अब जो फायरवॉल डी है, इसके भी फर्दर 2 वर्जन आ गए कि फायरवॉल डी तो एक सर्विस बन गई ना, फिर आईपी टेबल्स की जैसे सर्विस होती थी, ऐसे फायरवॉल डी की भी सर्विस बन गई। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, एक हम इसी का टूल निकाल लेते हैं, फायरवॉल डैश सीएमडी के नाम से, और एक फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग के नाम से। तो जो फायरवॉल डैश सीएमडी है, ये है इसमें सीएलआई टूल, और एक है फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग, जो कि है जीयूआई टूल। अभी जब रेड हैट 8 रिलीज हुआ, तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक और टूल सॉफ्टवेयर भी डाल दिया, जो कि तीसरा सॉफ्टवेयर कहलाएगा एनएफ टेबल्स के नाम से, जो कि ये भी अब 9 में आकर ऑब्सलीट खत्म हो गया है। ये कुछ चला नहीं, इससे लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया। तो आपने एक फायरवॉल का नाम सुना होगा, राउटर बोर्ड का नाम सुना होगा, विद नेम इज माइक्रोटिक। अगर किसी बंदे को आईपी टेबल्स पे काम आता है ना, तो समझ लो कि माइक्रोटिक की हर शय पे काम आता है। तो चाहे आप माइक्रोटिक को सीख लो, तो भी आप इस नेट फिल्टर को सीख जाओगे, क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया था कि यार जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी स्विचेस हैं, इन सब में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो चूंकि वो फायरवॉल के तौर पे भी एक्ट करता है और राउटर के तौर पे भी एक्ट करता है, तो ये जो आईपी टेबल्स का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर दोनों चीज़ें करने की कैपेबिलिटी है। तो एक उसके अंदर राउटिंग का टेबल होता है, और एक उसके अंदर मिंगल का टेबल होता है, और एक और टेबल होता है। 3 टेबल्स होते हैं जिनको आईपी टेबल्स बेसिकली मैनेज करते हैं। तो कभी आप माइक्रोटिक का फायरवॉल का कभी इंटरफेस खोल के देखिएगा, उसके अंदर वो तीनों टेबल्स ही आ रहे होते हैं, और आपने उसी के अंदर प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग या कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है। तो इस फायरवॉल को सीखने के बाद आप माइक्रोटिक के भी मास्टर हो जाएंगे। बट उसके अंदर और भी उसकी फंक्शनलिटीज हैं, जो कि एक अलग कहानी है, हम फायरवॉल की हद तक बात कर रहे हैं। अब हमारा जो कोर्स है, उसमें फायरवॉल का सिर्फ इतना ही जिक्र है, हाउ टू लिस्ट सर्विसेज, पोर्ट्स, लिस्ट स्लैश ऐड स्लैश रिमूव। ठीक है जी। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट है। इसके साथ एक और कोर्स होता था किसी ज़माने में, जो कि EX300 का था, जिसके अंदर इसके अंदर ना एडवांस फायरवॉल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी था। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये देख लेंगे कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि समझ लेते हैं, टाइम हमारे पास कम है, बट जितना हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे कि इसको सीखें। अभी अगर मैं फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग लिखूंगा, तो इसने मुझे बता दिया है कि यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। लेकिन रेड हैट 8 में इन्होंने एक अच्छी चीज़ डाली कि अगर आप किसी पैकेज का नाम लिखें, किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखें, वो सिस्टम में इंस्टॉल्ड ना हो,
तो यम का जो वर्जन है इसके अंदर साथ एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर देता है कि यार क्या आपको ये इंस्टॉल करना है। तो बजाय कि मैं इसका पैकेज नेम ढूंढूं और लिख के यम इंस्टॉल लिखूं, अगर मैं यहीं पे वाई कर दूं और एंटर कर दूं तो ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी। उसने कहा है कि फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग, ये चेंजेस आएंगी, इंस्टॉल कर दूं, मैंने कहा हुआ है इंस्टॉल कर दो। तो अब ये क्या करेगा, सारे पैकेजेस को लोड करेगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा खुद ही। और इंस्टॉल करने के बाद जो मैं इसे चाह रहा था कि इसे ओपन कर दे, उसने ओपन कर दिया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी बात की कि यार हमारा कोर्स तो सिर्फ इतना ही है कि किसी सर्विस को लोड करना है, ऐड करना है, पोर्ट ऐड करनी है, पोर्ट रिमूव करनी है, या देखना है कि इसके अंदर क्या ऐड है क्या नहीं है। एक तो हो गया ये। तो अभी जब मैं बात कर रहा था कि यार आपको कैसे पता चलेगा कि इस साइड पे पब्लिक इंटरफेस है और इस साइड पे प्राइवेट इंटरफेस है या प्राइवेट एरिया है, तो बेसिकली आपके सिस्टम में लगे होते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड को आप बता देते हैं कि ये जो नेटवर्क कार्ड है, ये मेरा जिस टाइप का नेटवर्क उस पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो नेटवर्क कार्ड है इस पे प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, एक दूसरा ही सिस्टम उसी सिस्टम में कार्ड लगा हुआ जिस पे पब्लिक आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगर है या पब्लिक नेटवर्क उस पे अवेलेबल है। अब पब्लिक और प्राइवेट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये एक अलग बहस है। बहरहाल क्या किया, आप अक्सर एयरपोर्ट पे जाते होंगे या विंडोज़ यूज़ करते होंगे, तो जब आप किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो अक्सर वो पूछ लेता है कि आपने किस प्रोफाइल से कनेक्ट करना है। नॉर्मली क्या पूछता है आपसे, पब्लिक या प्राइवेट या होम, और अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो साथ वो डोमेन नेटवर्क भी पूछ लेता है। यानी कि वो सजेस्ट करता है कि आपने होम नेटवर्क से कनेक्ट होना है या आपने डोमेन नेटवर्क से कनेक्ट होना है या प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होना है या आपने पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होना है। ठीक है। अब हम फायरवॉल की जुबान में इनको कहते हैं जोन्स, ZONES, जोन। तो एक पब्लिक नेटवर्क हुआ, एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ, एक होम नेटवर्क हुआ, एक डोमेन नेटवर्क हुआ। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो हमारी नॉन लोकेशन नहीं होती, जहाँ पे हम नहीं चाहते कोई बंदा हमारी चीज़ों को देखे या एक्सेस कर ले, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है कि एनी इनकमिंग ट्रैफिक विल बी ब्लॉक्ड या रिजेक्टेड। ठीक है जी। या इग्नोर हो जाएगी, एक्शन होते हैं इस पे, या ब्लॉक हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी या इग्नोर हो जाएगी या अलाउ हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड होती है, while आउटसाइड ट्रैफिक इज अलाउड। अब इनकमिंग का मतलब क्या है, इनकमिंग का मतलब ये है कि यार आपने अभी देखे ना, आप खोला www.google.com, तो यहाँ से आप इस सिस्टम से बाहर के सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो। तो मैंने कहा कि एनी इनकमिंग, यानी कि आउटसाइड की जो ट्रैफिक आपने एक्सेस करनी वो एक्सेस होगी, बट अगर कोई बंदा और आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड होती है। ये पब्लिक नेटवर्क के साथ उन्होंने एक सेटिंग बाय डिफॉल्ट की होती है। जब हमारे पास आईपी टेबल्स का कॉन्सेप्ट था तो ये चीज़ें नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, जब भी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, अक्सर हमने लैपटॉप पे हमें मैसेज आ जाता है कि आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अगर पब्लिक से करते हैं जैसे ही हम, तो कंप्यूटर में फायरवॉल की बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी बनी होती है जो कि पब्लिक नेटवर्क के लिए होती है। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जस्ट। ओके जी। तो हम बेसिकली ज़ोन्स की बात कर रहे थे। इसी तरीके से जब आप प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, इसमें भी बेस्ड ऑन प्राइवेट नेटवर्क
POLI पॉलिसी, नेटवर्क विल बी कनेक्टेड। अच्छा, जब हम किसी सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट डोमेन का हिस्सा बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कभी आप फायरवॉल को खोल के देखें तो उसके अंदर बहुत सारी इनकमिंग पॉलिसीज इनेबल हो जाती हैं, क्योंकि डोमेन ने कुछ चीज़ें उससे शेयर करनी होती हैं, उठानी होती हैं। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आ गया जोन्स का। हम जो फायरवॉल्स लेते हैं, चाहे सोफोस है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट इसका सोफोस है, सेंगफोर है, नेटगेट है, इसकी मेरे ख्याल में पीएफ सेंस की, और बहुत सारी फायरवॉल्स हैं, सिस्को की है, जैसे हवावे हवावे की है, जूनिपर की है, फोर्टिनेट की है। तो ये जितनी भी फायरवॉल्स हैं, इसमें जोन्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो हर पोर्ट जो है फायरवॉल की, वो किसी ना किसी जोन के साथ एसोसिएट होती है। तो लिनक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जोन्स का। तो एक टूल जो मैंने अभी आपको बताया है कि इन्होंने एक टूल इंट्रोड्यूस किया विद नेम firewall-cmd, जो कि CLI टूल है। और GUI पहले इंस्टॉल नहीं था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने सर्वर जब इंस्टॉल किया था तो मैंने सेलेक्ट किया था सर्वर विद GUI विद मिनिमल इंस्टॉलेशन। अगर मैं वहाँ पे एवरीथिंग इंस्टॉल कर लेता तो फिर इसमें बाय डिफॉल्ट ये होता। मैंने नहीं था किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे प्रॉब्लम आए और उसके बाद मैं इसे देखूँ। तो आप कोशिश ये करें कि आप CLI को ज़्यादा यूज़ करें और GUI को यूज़ ना करें। बट बेस्ड ऑन योर नीड, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ पे कहीं आपको फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ गई है, और अगर आप CLI से काम नहीं कर पा रहे, आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो आप GUI से भी काम कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेज नेम इज़ firewall-config। अभी हम करके भी देख लेते हैं, RPM-Q है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो firewall-config, ये देखें जी, इसका पैकेज इंस्टॉल्ड है। अब जस्ट मैं लिखूंगा firewall-config, तो मेरे सामने एक GUI इंटरफेस की फायरवॉल खुल जाएगी। अभी मैंने आपसे जोन्स की बात की थी, इसमें बाय डिफॉल्ट इसने कुछ जोन बनाए हुए हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले एक जोन है जिसका नाम है ब्लॉक, फिर DMZ जोन है। DMZ का भी आपने डीमिलिटराइज जोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये DMZ जोन है क्या, क्या कोई DMZ कोई डिवाइस होती है, क्या होता है DMZ? बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, इवन के दे कुड बी वेरी सीनियर, उन्हें DMZ का कॉन्सेप्ट क्या होता है उन्हें यही नहीं पता होता। हालांकि कुछ भी नहीं है, हम अपनी फायरवॉल में एक पोर्ट को DMZ जोन के अंदर डाल देते हैं, और जिस जोन में उसे डालते हैं उसमें पॉलिसीज ये लगा देते हैं कि यार जो कुछ बस हमने सिर्फ अलाउ किया है ना, वही एक्सेस होगा। इसकी करंट या इसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे मेरे सर्वर्स हैं कुछ, उन पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारी पोर्ट्स अलाउड हैं, उस पे DNS सर्वर पे। उसके अलावा मेरा फाइल सर्वर है, और बहुत सारे सर्वर्स हैं जो मेरे कंपनी में, कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स हैं ओरेकल के, उन पे बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की उसकी फायरवॉल ने बहुत सारी चीज़ें अलाउ की हुई हैं। तो अब हैकर, तो अगर मैं एज ए बहुत वीक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो हैकर के पास तो बड़ी अच्छी चॉइस है कि वो डिफॉल्ट पोर्ट्स के साथ नेटवर्क को स्कैन करे और वहां से एक्सेस कर ले सर्वर्स को। तो मैंने क्या किया, बीच में एक रख दी फायरवॉल और एक स्विच लगाया अपने सर्वर्स के लिए। सारे सर्वर्स की जो तारें थी वो स्विच में लगा दी, और स्विच की जो तार थी वो मैंने लगा दी फायरवॉल के DMZ जोन में। यानी कि एक इस मिसाल के तौर पर आपकी फायरवॉल में 5 पोर्ट थी, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 5। और आपने कहा कि यार पोर्ट 1 पे मेरा इंटरनेट है, पोर्ट 2 पे भी मेरा इंटरनेट है, पोर्ट 3 पे मेरा लैन है जो मेरे सारे नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है, और पोर्ट 4 लेट से या पोर्ट 5 अब आपने कहा कि यार इस पे मैं अपने सर्वर्स को चला देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, एक लेयर 2 का स्विच लेंगे या लेयर 3 का ले लें, वट एवर यू वांट, जो भी आपकी टोपोलॉजी होगी। लेयर 2 का स्विच लिया आपने, लेयर 2 का स्विच लेने के बाद आपने सारे सर्वर्स की तारें उसमें लगा दी,
और उस स्विच का जो अपलिंक होगा, बजाय कि आप अपने लैन पोर्ट में लगाएं, अब आप क्या करेंगे, फायरवॉल में लगा देंगे। तो आपके लैन में भी कोई बंदा बैठा हुआ है अगर, जो थोड़ा बहुत हैकर टाइप है, या उसको समझ बूझे सिक्योरिटी को कैसे ब्रेक करना है, वो आपको जब सर्वर को एक्सेस करेगा, तो सर्वर तक पहुंचने के लिए उसे फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा। और फायरवॉल पे क्या किया होगा आपने, डीएमजी जोन को इनेबल। जब डीएमजी जोन को इनेबल कर देंगे, तो आप चाहे सर्वर पे सारी पोर्ट्स को भी अलाउ कर दें, फायरवॉल जिस पोर्ट को आपने अलाउ किया होगा, फायरवॉल पे सिर्फ उसी से कम्युनिकेट करने देगी, बाकियों से नहीं करने देगी। इवन कि आप रीडायरेक्शन लगा देते हैं, जैसे डीएनएस की पोर्ट 53 होती है, आप कहते हो कि यार अगर किसी ने डीएनएस से रिक्वेस्ट लेके आनी है ना, लेट से वो 533 पे लेके आए, और फायरवॉल पे आपने यहाँ पे देखें कॉन्सेप्ट लिखा है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे सोर्स की अगर पोर्ट हो मिसाल के तौर पे 553, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है यार, अगर ये पोर्ट हो तो इसकी रिक्वेस्ट को 53 की पोर्ट एक्सेप्ट करना या ट्रीट करना। तो अब कोई भी रिक्वेस्ट 553 पे आएगी, और अगर उसका प्रोटोकॉल टीसीपी है, तो ऑटोमेटिक कहाँ पे चली जाएगी, 53 पे। अच्छा, किस सिस्टम की 53 पे, आपने यहाँ पे लेट्स से कि आपका कोई डीएनएस सर्वर है, अब लोकल फॉरवर्डिंग के बजाय आप क्या कर देंगे, फॉरवर्ड टू अनदर पोर्ट, आप लेट्स से उसका आईपी बता देंगे 172.20.100. लेट्स से 10 आपका डीएनएस सर्वर है, आप इस तरीके से कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी कोई बंदा अपने कंप्यूटर पे बैठ के पोर्ट 553 की रिक्वेस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट, अच्छा, अब बाहर से कोई भी बंदा पोर्ट 53 को एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे आपके सिस्टम के अंदर अलाउड है। क्योंकि आपकी फायरवॉल में ये पॉलिसी लग गई है कि भाई 53 को तो एक्सेस नहीं कर सकता, किसको कर सकता है, 553 को। तो जिसने भी 53 तक पहुंचना है, 553 पोर्ट के साथ वो आएगा, और फायरवॉल क्या करेगी, उसकी पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी किस साइड पे, 53 पे। तो ये एक पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप कहते हो कि यार कौन सी सोर्स पोर्ट हो तो ये बात करे, वरना ना करे। मिसाल के तौर पे पोर्ट 80 की तरफ से ट्रैफिक आए तो ये बात करे, वरना ना करें। किस किस प्रोटोकॉल से ये बात करे, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, प्रोटोकॉल बता देंगे किस किस प्रोटोकॉल से ये बात करेगा। यहाँ पे पोर्ट्स डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे सर्विसेज डिफाइन कर देंगे कि कौन कौन सी सर्विस इधर चल सकती है, कौन कौन सी नहीं चल सकती है। तो अच्छा, अब एक चीज रहेगी कि यार डीएमजी जोन तो बना लिया, डीएमजी जोन को कैसे पता चलेगा मैंने किस पोर्ट के थ्रू बाहर निकलना है, यानी कि जो मेरा फिजिकल इंटरफेस है किससे निकलना है, तो यहाँ पे बता देंगे आप। तो यहाँ पे देखें ऐड इंटरफेस की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप इंटरफेस का नेम बता देंगे। ये सोर्सेज आ रहे हैं। अब ये सोर्सेज क्या है, अब जब बाय डिफॉल्ट कुछ सोर्सेज आप डिफाइन करते हैं कि हम मेरे सोर्स हमेशा यही होंगे, इसी की तरफ से ट्रैफिक आएगी, बाकी किसी की तरफ से नहीं आएगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि जहां मर्जी से ट्रैफिक आए। वो कह भी रहा है ऐड एंट्रीज टू बाइंड सोर्स एड्रेसेस टू दी आर एरियाज टू द जोन, यू कैन आल्सो बाइंड अ मैक एड्रेस सोर्स एड्रेस बट विद लिमिटेशंस, पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड मैस्कुलेटिंग विल नॉट वर्क फॉर मैक सोर्स बाइंडिंग। तो अब देख लेते हैं जी, अगर आपके पास एक जोन हो तो उसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले सर्विसेज होंगी, मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि अगर डीएमजी जोन है तो ओनली किस पे, बीजेपी जैसे है ये बीजीपी, ये मतलब प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे कहीं मुख्तलिफ होंगे, जैसे जेंकिंस का एक की एडमिन है, ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें ये देखें एस एस एच, बाई डिफ़ॉल्ट एस एस एच आपको पता है इनेबल होता है ये, और बहुत सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं। सर्विस जैसे जैसे आप सिस्टम में सर्विसेज इंस्टॉल करते चले जाएंगे, वो सर्विसेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट होती चली जाएंगी। ठीक है जी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जोन है वो देखें, कनेक्शंस डिफ़ॉल्ट जोन इज इक्वल टू पब्लिक। अब जब पब्लिक जोन पे आते हैं हम, तो लेट से मैं यहाँ पे गया पब्लिक जोन पे, जो ये हाईलाइटेड है, इसमें देखें इसने किसी भी सर्विस को ऑन नहीं किया, सिर्फ किसको किया हुआ है, एसएसएच को। तो यहाँ पे एसएसएच की पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट कोई डिफाइन, चाहे सर्विस को अलाउ करते हैं समटाइम पोर्ट होती है।
और ये मैस्करेडिंग क्या है इसकी बात कर लेते हैं, आईसीएमपी फिल्टर की बात कर लेते हैं, रिच रूल्स की बात कर लेते हैं, इंटरफेसेस की और सोर्सेज की। अब देखिए इंटरफेस के अंदर उसने क्या ENS33 इंटरफेस डाला हुआ है। मैं इस इंटरफेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और डीएनसी जोन का हिस्सा बना देता हूँ। जैसे ENS33 ओके किया, वो कह रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी एक जोन में डला हुआ है, तो जोन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो एक इंटरफेस किसी एक उसका ही पार्ट हो सकता है, दो दो का नहीं हो सकता, ये आपने देखना है। तो हमें ये पता चला। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं कोई अपना ही जोन क्रिएट कर लूँ, कस्टम जोन, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो मैं इसे बंद करता हूँ और एक और टूल है विच नेम फायरवॉल डैश CMD। अब यहाँ पे आप टैब टैब करके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास टैब टैब नहीं आ रहा, तो कोई लिस्ट मेरे पास नहीं आ रही। एक सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर, यम इंस्टॉल बैश ऑटो कंप्लीट का आई थिंक होता है। चले नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। फायरवॉल डैश CMD हाइफन हाइफन लिस्ट। लिस्ट के साथ अगर मैं टैब टैब करूंगा तो ये मुझे बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे करंट जोन कितने हैं, तो ऑल और ऑल के साथ मैं लिख दूंगा जोन्स। तो ये मुझे बताएगा कि यार आपके टोटल जोन इतने हैं, ठीक है। और इस टाइम एक्टिव जोन कौन सा है, देखें ये ट्रस्टेड है लेकिन ये अस्सलाम एक्टिव वालेकुम। नहीं है। तो एक्टिव जोन कौन सा है, पब्लिक है। और पब्लिक कह रहा है कि ये डिफॉल्ट है, और उसमें कहता है आईसीएमपी की ब्लॉक को उसको नहीं करना, कौन सा इंटरफेस है, सोर्स कौन सा होगा, और सर्विसेज कौन कौन सी अलाउड हैं। तो इस टाइम इस पे सर्विसेज अलाउड हैं SSH। प्रोटोकॉल कोई अलाउड नहीं है, फॉरवर्डिंग कोई नहीं लगी हो रही, मैस्करेडिंग कोई नहीं है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कोई नहीं है, सोर्स पोर्ट कोई नहीं है, आईसीएमपी ब्लॉक कोई नहीं है, और रिच रूल्स कहीं नहीं है। अब ये रिच रूल्स क्या हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप ये चाहते हो कि अगर इस साइड से ट्रैफिक आए और उसकी ये प्रोटोकॉल हो और ये उसका सोर्स एड्रेस हो और उसका IPv4 हो, तो ये मूव कर जाए इस साइड पे। एक लंबी चौड़ी कहानी आप IP टेबल्स में किसी ज़माने में लिखते होते थे। अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी का जो एडवांस नेम है वो रिच रूल के नाम से है, कि आप रिच रूल लगा लो। मैं क्या करता हूँ फिलहाल, अभी इस सिस्टम का IP देखता हूँ, IPAS, और इसका IP मुझे मिला यहाँ से 154। मैं अपनी ओडो की इस मशीन पे बैठता हूँ जो कि सेम सबनेट पे है, और इस मशीन पे बैठ के मैं यहाँ से कहता हूँ SSH और root@, ये IP जो मेरा इस सिस्टम का है। तो वो कह रहा है कि यार मैं एक्सेस करने दे रहा हूँ, यहाँ से पासवर्ड पूछ रहा है। मैं इसे पासवर्ड बताता हूँ, तो ये क्या है, मेरे इस सिस्टम से कनेक्ट हो गया है जो कि मेरा रेड हैट का सिस्टम है। IPS करके देखेंगे तो यहाँ पे देखें उसका 154 IP आ रहा है। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ एग्जिट करके, और अब मैं अपने सिस्टम पे आया। यार यहाँ से मैंने कहा कि यार फायरवॉल डैश CMD हाइफन हाइफन, ये देखें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। रिमूव, और रिमूव मैंने कहा सर्विस को रिमूव कर दो, REMOV, ये रिमूव डैश सर्विस इक्वल टू SSH। ये सर्विस मैंने रिमूव कर दी, और फिर मैंने कहा अभी मैं दोबारा लिस्ट जोन को करके देख लेता हूँ। तो अभी देखें कि आप पब्लिक जो मेरा जोन है उसके अंदर से SSH की जो सर्विस है वो खत्म हो गई है। अच्छा, क्या ये परमानेंट खत्म हुई है? तो नहीं हुई परमानेंट। ये जैसे सिस्टम रिबूट होगा तो ये दोबारा लोड हो जाएगी। अब मैं अपनी इस युबंटो की मशीन पे आता हूँ, इस पे युबंटो पे ही मैं दोबारा SSH करता हूँ, और उसने कहा कि कनेक्ट टू होस्ट, वो कहता है नो राउट टू होस्ट। भाई मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचूँ, क्योंकि मैंने फायरवॉल के अंदर से सर्विस को बंद कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि SSH की जो सर्विस है
वो है उस इसकी जो पोर्ट है वो 22 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार लोग 22 को कनेक्ट ना करें, लोग 222 के थ्रू आएँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे एक पोर्ट फॉरवर्डिंग लगानी पड़ेगी कि अगर मेरे सिस्टम में कोई कोई भी बंदा हो जो सोर्स हो, अगर वो पोर्ट 22 से आए तो उसकी पोर्ट 22 पे फॉरवर्ड हो जाए, और 22 को अगर डायरेक्टली कोई एक्सेस करे तो ना हो। तो ये काम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे एक लंबा चौड़ा रूल लिखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लिख सकता, ना मुझे आता है इतना लंबा लिखना। तो मैं इजीली क्या करूँगा, फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग खोलूँगा और पब्लिक ज़ोन में जाके, जो कि मेरा ये है, यहाँ पे मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाऊँगा और कहूँगा कि यार अगर कोई बंदा 222 से कहे, कोई रिक्वेस्ट भेजे, तो उसे फॉरवर्ड कर देना 22 पे। ठीक है जी? ये मैंने इसे किया बंद, और अब मैंने अगेन ज़ोन को देखा कि क्या मेरे इसमें सर्विस आ गई है एसएसएच की? नहीं, पब्लिक में। तो पब्लिक में कोई सर्विस एक्सक्यूज आई मी नहीं। बात। एक जगह आ गई, वो कह रहा है कि पोर्ट है 22, अगर कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग का एक रूल लगा दिया आपने कहीं। तो अब मैं इस सिस्टम से आता हूँ और यहाँ से कहता हूँ कि यार तुम करो कनेक्ट, तो वो कहता नहीं। अब इसके साथ अगर पोर्ट भी लगानी हो तो आप कॉलन डाल के पोर्ट भी लगा देते हैं कि इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करो, 1 2 3 222। वो कहता है जी, पता है कभी पोर्ट के साथ किसी तरह कनेक्ट करते हैं? सर वो एसएसएच की रिमूव करनी पड़ेगी ना, हमने नहीं सर्विस नहीं, आपने वो ऐड की हुई है। SSH-P के साथ करते हैं पोर्ट 222। अब देखें, अब मैंने SSH के साथ -P बताया, P का मतलब है कि यार अब इस पोर्ट के थ्रू तुम कनेक्ट करो, तो देखो कनेक्ट कर रहा है। अब बताएं आप क्या कह रहे थे? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी डैश कॉन्फ़िग के साथ जो आपने कॉन्फ़िगर की है पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो ये तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉल होना चाहिए ना इसके लिए तो। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि देखो, बजाय कि आप एक हम्म। लंबा चौड़ा रूल लिखो, आपको नहीं आता, बंदे को नहीं लिखा जा रहा, तो आपके पास आसान हम्म। तरीका है यार, आप फौरन से यहाँ से जाके कर लो। नहीं, इंस्टॉल होना चाहिए ना जीनोम वगैरह, ग्राफिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो असल में अगर देखो, बेस ओएस इंस्टॉल मैं हुआ हुआ जस्ट है आपको तो एक फिर उसमें। कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि फायरवॉल ठीक है, में ठीक है। इस लेवल पे काम करना हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यार आप ये काम कर सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, बेसिकली ये EX300 के एग्जाम में पेपर में आता होता था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यार, अच्छा देखें, मैं इसे कनेक्ट किया, मैंने पासवर्ड बताया, तो मैं कनेक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यार कभी आपने किसी अपने सर्वर मशीन के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऊपर रहने दी, और अब आप कहते हो कि यार इस पोर्ट को मैं चेंज भी नहीं कर सकता, और आपने किसी बाहर किसी को एक्सेस देनी है, तो आप अपनी डिफ़ॉल्ट पोर्ट उसे बताओगे ही नहीं। आप अपनी फायरवॉल पे पॉलिसी लगा दो, फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा दोगे कि यार अगर कोई बाहर से इस वाली पोर्ट को बंदा बताए, तो तुम क्या करना, उस पोर्ट को अंडरस्टैंड करना और फिर फॉरवर्ड कर देना इस वाली पोर्ट पे। यहाँ तक क्लियरिटी है आपको? जी। तो हमने भी यही बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब पोर्ट फॉरवर्डिंग में एक यहाँ पे एक और चीज़ आ रही थी, लोकल फॉरवर्डिंग, यानी कि लोकल का मतलब है कि विद इन दिस सिस्टम फॉरवर्ड करो। अब यहाँ पे आप आईपी बता सकते हो कि यार आप कहोगे नहीं, अगर कोई बंदा इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करे किसी भी आईपी से, तो तुम क्या करना, उसे 172.16.100 डॉट मिसाल के तौर पे 155 पे भेज देना। ठीक है? अब ये भी करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बंद किया था, आईपीए का, जिसका आईपी यही है। इसे हम ऑन करते हैं, तो होगा क्या कि इस कंप्यूटर पे बैठ के जब मैं ये कहूँगा, सॉरी, एग्जिट करता हूँ इससे।
अब जब मैं इसे ये कहूंगा कि यार तुम एक काम करो, इस कंप्यूटर को एक्सेस करो इस पोर्ट के थ्रू, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फायरवॉल इसको एक्सेस नहीं करने देगी, बल्कि उस रिक्वेस्ट को कहां पे फॉरवर्ड कर देगी, इस कंप्यूटर पे। क्योंकि इसका आईपी मैंने फिक्स किया हुआ है कि 155 ही रहे हमेशा। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप ही चाहते हो कि यार सम टाइम आप फायरवॉल देखो ना, आपका जो जो फायरवॉल होती है उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ना, तो आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी फायरवॉल बना लो। जो आप किसी भी फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल को लेके उस पर काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो सकते हैं। उसमें भी तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर ही होते हैं ना जिनके थ्रू आप काम कर रहे होते हो, तो सारे सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल कर लो, तो ये भी वही काम करेगी। बल्कि उससे ज्यादा चीजें इसके थ्रू मैनेज हो जाती हैं, उसमें तो लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज्यादा। ये देखें, इस सिस्टम का आईपी क्या है जी, IPAS, तो इसका आईपी है 155, और इसका होस्ट नेम है ipaserver.example.com। तो मैं अब यूबंटू की मशीन पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार तुम एक काम करो, मुझे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार ये आईपी है आपके पास, इस एक्सेस कर लेना। एक यूजर को मैंने कहा कि यार अगर तुमने मेरे आईपी सर्वर को एक्सेस करना हो तो तुम इस आईपी को एक्सेस करना। हालांकि मेरे आईपी सर्वर का तो ये आईपी नहीं है, उसका तो 155 अभी हमने देखा है। अब मैंने एंटर किया, अब मैं करूंगा 154 को एक्सेस। एक मिनट में देख लूं कि क्या मेरा जो सेंट टू एस इसमें ऐड हो गया ये फायरवॉल में रूल, और मैं इसे लिस्ट आउट भी करके देख लूं। और ये देखें, वो कह रहा है अगर वो पोर्ट 222 से आए और उसका प्रोटोकॉल टीसीपी हो, तो तुम उसे पोर्ट 22 पे फॉरवर्ड कर देना, लेकिन इस एड्रेस पे फॉरवर्ड करना, अपनी एक्सेस ना देना, बल्कि किसी और आईपी कैसे दे देना उसे। आजा 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 भैया आजा। अब सवाल ये है कि IP100.155 यही IP/24। वापस इस पे आए हम, और फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या पब्लिक में पोर्ट फॉरवर्डिंग लग गई है। 171.100.155 टू पोर्ट 22, ठीक है। इंटरफेस कौन सा, यही है। सोर्स कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। SSH की से जरूरत नहीं है। हम्म, 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 हम्म। इसे एक चीज थी मैस्क्रेडिंग, ये इसमें बंद थी। वापस आता हूँ इसे, यहाँ पे रन टाइम पे, यहाँ पे भी शायद मुझे करना चाहिए था इसे। इसकी मैस्क्रेडिंग को ऑन कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ बंद। दोबारा करते हैं जी, नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, फायरवॉल -CMD रीलोड, कि इसको ये रीलोड करे, और अब देखते हैं कि क्या ये जाता है।
चलो खैर, नहीं जा रहा तो मैं इसमें इसकी ट्रबल शूटिंग की डिटेल में नहीं पढ़ूंगा कि क्यों नहीं जा रहा। बताने का मकसद ये है कि ये काम कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब फायरवॉल डैश सीएमडी के थ्रू ही आपने सबसे पहले एक वर्ड ऐड करना है, हाइफन हाइफन परमानेंट। इसका मतलब ये है कि यार अगर आपकी फायरवॉल किसी वजह से सिस्टम रिबूट भी होगा तो दोबारा ये चीज चल रही होगी। और हाइफन हाइफन ऐड डैश में अगर पोर्ट बताएंगे आप तो पोर्ट बतानी पड़ेगी आपको। और पोर्ट के साथ मिसाल के तौर पे आपने 22 बताइए तो स्लैश टीसीपी भी बताएंगे आप। ये बताएंगे कि ये टीसीपी पोर्ट है या यूडीपी पोर्ट है। और इसी तरीके से अगर कुछ सर्विस ऐड करनी है तो ऐड डैश सर्विस करेंगे और सर्विस इक्वल टू उसका नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे आपने एफटीपी की सर्विस को एक्सेस देना है। अब हाइफन हाइफन करके मजीद आप यहाँ से जोन भी बता सकते हैं कि किस जोन में ऐड हो। बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव जोन होगा उसी में ऐड होगा। तो मैंने ये इसको ऐड किया। अभी इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऐड किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल डैश सीएमडी हाइफन हाइफन रीलोड। रीलोड करूंगा फायरवॉल को, मैंने रीलोड किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, और फिर मैं करूंगा लिस्ट डैश ऑल कि जो भी लिस्ट है उन चीज़ों की लिस्ट बताओ। तो बता रहा है कि यार आपने एफटीपी को एक्सेस दिया, एसएसएच को एक्सेस थी पहले, और ये एक आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग भी लगाई हुई है किस जोन पे। ये बाय डिफॉल्ट जब लिस्ट डैश ऑल करेंगे तो जो एक्टिव जोन होगा उसको ही एक्सेस करेगा। ठीक है। अगर आप सोर्सेज में कोई आईपी डाल दें कि सिर्फ इसी आईपी की एक्सेस करे तो की से बातचीत करे तो ये सिर्फ उसी से बात करेगा। अच्छा, मैस्करेडिंग का मतलब क्या होता है? मैस्करेडिंग का मतलब होता है नेटिंग। अभी हम बात कर रहे थे कि यार कैसे पता चलेगा कि इस कंप्यूटर में उधर जाना है। तो ये जो हम कहते हैं नेट कर दो या नेट का प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया है। तो जब भी आप कोई फॉरवर्डिंग लगाते हैं कि यार अगर ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, नेटिंग इनेबल कर देते हैं। और इसको हम कहते हैं लिनक्स में मैस्करेडिंग। मैस्करेड कर दिया आपने। तो ये बेसिक सी बातें थी फायरवॉल के बारे में। इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, इसके रिच रूल्स हैं, वो आप देखते रहिएगा, हेल्प ले लीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगी। और क्या बताना था इसके बारे में, एक और दो चीज़ें मैं देख लूँ। फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग, जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से परमानेंट कर लेना आपने उसे, वरना आपका काम नहीं होगा। और परमानेंट करने के बाद फिर इसने चल जाना है। फिर मैंने आपको एक मास्किंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि अच्छा एक और चीज़ इसमें है, वो भी बता देता हूँ आपको। समटाइम क्या होता है कि आपको मल्टीपल पोर्ट्स या मल्टीपल सर्विसेज ऑन करनी है। तो आप क्या करेंगे, या ऐड करनी है, फायरवॉल डैश सीएमडी हाइफन हाइफन ऐड डैश सर्विस या सर्विसेज। और क्या करेंगे फिर आप आगे बता देंगे करली ब्रेसेस में। मिसाल के तौर पे आपको एफटीपी ऐड करना है, फिर आपको डीएनएस ऐड करना है, फिर आपको लेट से एच डबल टीपी ऐड करना है, फिर आपको एच डबल टीपी एस ऐड करना है। तो इस तरीके से आपका मिसाल के तौर पे एस एम बी ऐड करना है। और यहाँ पे आप करली ब्रेस को कर देंगे बंद और हाइफन हाइफन परमानेंट भी लगा देंगे आप इसके साथ, परमानेंट। तो ये इस तरीके से वो कहता है ऑलरेडी एडेड इनेबल्ड, एफटीपी वो कहता है ऑलरेडी इनेबल्ड है तो दोबारा करने की क्या जरूरत है। तो मैं एफटीपी को निकाल देता हूँ यहाँ से। अब करता हूँ, वो कहता है डीएनएस भी ऑलरेडी ऐड है, एच डबल टीपीएस भी ऑलरेडी ऐड है, वार्निंग दे दी है उसने। फर्स्ट कमांड आपने एग्जीक्यूट की ना, उसमें थ्रू हो गई वो। हाँ जी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सर्विसेज को भी कर सकते हैं। अच्छा,
फिर आप चाहते हैं कि यार आपने कोई इंटरफेस चेंज करना है, तो चेंज इंटरफेस का भी एक इसके साथ आप वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने मल्टीपल पोर्ट्स ऐड करनी है, तो फिर वो भी करली ब्रेसेस के अंदर 80/TCP 880/UDP, इस तरीके से आप मल्टीपल पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो सर्विसेज हैं ये कैसे बनाई हुई हैं। तो एक लोकेशन होती है इसमें, अगर आप खोल के देखें, मेरे ख्याल में लिब में होती है, CD/USR लिब, और में फायरवॉल के नाम से होनी चाहिए, फायरवॉल डी लिस्ट। और यहाँ पे CD करके आप खोलें, ये देखें उसकी वही सारी चीज़ें पड़ी हैं कि जोन कौन कौन से क्रिएट किए हैं आपने, IP सेट्स कौन से हैं, सिम टाइप्स क्या है। तो यहाँ से मैं CD करके सर्विसेज में चला जाता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और अगर आपका अब दिल करता है कि यार कोई एक सर्विस है, लेट्स से कि ये सर्विस है, SSH की सर्विस है मिसाल के तौर पे, कैट SSH.XML, XML में ये लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई अपनी सर्विस बतानी है तो आप ये कोड सारा कॉपी करेंगे या इसको कॉपी करें, और इसके अंदर आप कहते हैं कि यार अब इसकी पोर्ट 22 नहीं है बल्कि 222 होगी, तो आप इसके अंदर चेंजेस कर दें और इसको सेव कर दें यहीं पे। तो जब भी ये चलता है तो यहाँ से ये सर्विस उठाता है। सम टाइम आप कहते हैं ना कि मैंने SSH की पोर्ट ही चेंज कर दी है, तो आप यहाँ पे भी आके एक एंट्री कर सकते हैं, ये भी एक तरीकाकार इसका होता है। फिर इसकी एक फायरवॉल डी के नाम से, फायरवॉल डी.conf के नाम से एक मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर मजीद आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर मिसाल के तौर पे कोई आपने जैसे अ, कोई एक रिच रूल लगाना है। रिच रूल की मैंने आपसे बात की थी कि जब आप को राउटिंग टाइप चाह रहे होते हैं तो अब आप ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि यार अगर सोर्स एड्रेस ये हो तो उसकी ट्रैफिक बंद हो जाए, ड्रॉप हो जाए उसकी ट्रैफिक, तो फायरवॉल डैश CMD और आगे आप क्या बताएंगे, हाइफन हाइफन ऐड डैश रिच रूल। अब रिच रूल को स्टार्ट करते हुए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से, फिर यहाँ पे आप रूल की फैमिली बताएंगे कि यानी कि इस रूल की फैमिली क्या होगी। रूल डैश फैमिली आई थिंक होता है, AMILY फैमिली। लेट से आपने कहा कि यार फैमिली इसकी है IPv4, और फिर आपने कहा कि सोर्स एड्रेस जैसे इक्वल टू, सोर्स एड्रेस भी कह देता हूँ मैं साथ, सोर्स जो एड्रेस है वो लेट से है आपका 172.120.100.155, जैसे ये मशीन है। अभी मैं इस मशीन से SSH करता हूँ root@172.20.100.154 को, तो ये मुझे करने दे रहा है इस मशीन को। लेकिन अब मैं वापस आता हूँ इस पे और मैं कहता हूँ कि यार अगर सोर्स एड्रेस 155 हो तो तुम क्या करना, उसकी जो ट्रैफिक होगी ना उसे ड्रॉप कर देना। और यहाँ पे मैंने रूल कर दिया बंद, और हाइफन हाइफन परमानेंट भी लगा दिया, कैसे परमानेंट कर दो। वो कहता है जी रूल डैश फैमिली, RULE रूल डैश फैमिली।
अब मुझे इसका एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं है, ये एक इस तरीके से रूल लिखा जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैन फायरवॉल डैश CMD, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि रूल कैसे लगेगा इसको पढ़ के। यहाँ पे कहीं उन्होंने एग्जांपल्स दी होंगी। रिच रूल की बस भाई, मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे तो हमारे पास फायरवॉल की वजह से इस तरह से बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे Ubuntu के अंदर UFW है, IP टेबल्स है, जिससे आपने बताया सर मैक्रोटिक है ये। तो आप क्या समझते हैं कौन सा सबसे बेस्ट है इन सब में? यार ये डिपेंड या करता इंटरनेट है। में भी ठीक है? ये देखें, जो सारी मैं चीज़ें आपको बता रहा था ना कि ये उसने एक दी हुई है कि आप कैसे जो है ना पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं या पोर्ट ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ना आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी। यहाँ पे मैं देखना सिर्फ ये चाह रहा था, इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है रिच रूल्स के नाम से, यहाँ पे भी कहीं ये रिच लैंग्वेज। मैन और यहाँ पे कहीं उसने एग्जांपल्स अगर दी हैं, असल में जैसे जैसे रूल आपका फैमिली। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है ना, तो साथ साथ ना इसके वर्जन भी अपडेट हो जाते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। अब ये 7 में ये रूल बिल्कुल ठीक चलता था। बस भाई, ऊपर हो गया फैमिली रूल। अच्छा, रूल फैमिली इक्वल टू IPv4, रूल फैमिली RULE रूल फैमिली इक्वल टू IPv4। अच्छा, ये इसने बताया है जी, वो ये बिल्कुल उसने दिया हुआ है एक कि IPv4 हो, तो हमने ये IPv4 दिया तो है यार इसे। दूसरा टर्मिनल किधर है जिसमें ये लगा रहा था मैं, इसको हम कॉपी कर IP लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से Gedit खोल के उसमें पेस्ट कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम क्विट करते हैं ऐसे। रूल फैमिली में हमने डैश डाल दिया था। स्पेस है। रूल फैमिली स्पेस, ओके जी, सक्सेस हो गया जी। अब होगा क्या कि अगर मैं इस एड्रेस से कोई भी काम करने की कोशिश करूंगा, अब ये चूंकि मैंने परमानेंट ऐड किया तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल डैश CMD हाइफन हाइफन रीलोड कर लूंगा मैं इसे। ये मैंने इसे किया रीलोड। अब इस सिस्टम से मैं बैठ के इसको एक्सेस करता हूँ, तो SSH root@172.168.100.20 720.100.154, और मेरे ख्याल में इसे पोर्ट भी बता देते हैं, -P। एक काम करते हैं, फायरवॉल डैश CMD, इसकी जो वो थी जो हमने खोला हुआ था GUI इंटरफेस, इसमें से जो पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने लगाई थी ना, ये रिमूव कर देते हैं। मैं इसके रीडिंग को भी बंद कर देते हैं,
और डिफ़ॉल्ट इसका जो पोर्ट थी सर्विस एफ जो थी SSH की, वो आई थिंक अलाउड है, ऑलरेडी अलाउड है जी। और फायरवॉल को कर लेते हैं रीलोड, और हाइफन लिस्ट डैश जोन्स, और यहाँ पे देखते हैं कि ये एक रिच रूल हमने लगा लिया है। ये देखें, रिच रूल IPv4 वो कहता है सोर्स अगर ये है तो उसकी किसी भी ट्रैफिक को ड्रॉप कर देना, एक्सेप्ट नहीं करनी। और इसमें SSH अलाउड है। अब हमने वो पोर्ट फॉरवर्डिंग भी खत्म कर दी है। तो अब मैं जब इसे कनेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ये चीज खत्म कर देते हैं, तो ये उसे कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये इसकी ट्रैफिक को ड्रॉप कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारी ट्रैफिक आप कर सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ एक्शंस हैं, ड्रॉप है, रिजेक्ट है। ड्रॉप में तो क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक बस नेटवर्क का इंटरफेस पे आती है, वहीं से खत्म हो जाती है। जो आप रिजेक्ट करते हैं उसमें आपकी प्रोसेसिंग यूज होती है। तो आप मल्टीपल एज के एल्गोरिदम्स हैं जो आप कभी जब इस पर डिटेल्ड काम करने की कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। खैर, ये कि मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। और अब इसमें एक और चीज होती है, इसके ना कुछ मूड होते हैं कि भाई फायरवॉल पैनिक मोड में चली गई है। तो समटाइम आप चाहते हैं कि यार आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो, बजाय कि फायरवॉल को ऑफ करो, आप उसे पैनिक मोड में डाल दो। या समटाइम क्या होता है कि आपके अचानक सिस्टम में वायरस आ गया है, तो आपने क्या कर दिया है, पैनिक मोड में डाल दिया। पैनिक मोड का क्या मतलब होता है कि आपकी कोई ट्रैफिक ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। अब नॉर्मली जो फायरवॉल होती है, तो अब फायरवॉल के मुख्तलिफ लेवल है ना। एक कंप्यूटर की अपनी फायरवॉल है, एक आपकी इंटरनेट के लिए फायरवॉल है। यानी कि ट्रैफिक आपकी जब भी आपके नेटवर्क से बाहर जाएगी, वो थ्रू इंटरनेट वाली फायरवॉल के थ्रू जाएगी। तो कंप्यूटर की फायरवॉल क्या करेगी, तो कंप्यूटर की फायरवॉल को अगर पैनिक मोड में डाल देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर सकते हैं फायरवॉल डैश CMD हाइफन क्यूरी, और पैनिक को क्यूरी कर लें। तो इस टाइम ये पैनिक में नहीं है, यानी कि नो है। तो आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, हाइफन पैनिक या ऑन कर सकते हैं, या ऑफ कर सकते हैं, या नो कर सकते हैं। तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि यार फायरवॉल का, पैनिक का और ऑन का और ऑफ का क्या मतलब होता है। तो उनका मतलब ये होता है, नो का मतलब ऑफ होता है, और ऑन का मतलब यस होता है। यानी यस, अगर यस है, ऑन है, तो इसका मतलब यस है। और पैनिक मैं मूड हूँ, मैं होने का मतलब ये है कि ना कोई ट्रैफिक बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। जैसे अचानक कोई किसी जगह कोई मसला हो गया, तो आप कहते हैं कि सबको रोक लो, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा, जो जहाँ पे वहीं पे रह जाएगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट फायरवॉल।